मध्य प्रदेश में कांग्रेस ऐसे कैसे साफ हो गई? मध्य प्रदेश में हमारे कई नेताओं को मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि नहीं, अभी वो अपने आप को सत्तारूढ़ दल मान रहे हैं और उसका प्रभाव दिख रहा है। देखिए, मेहनत का नतीजा मिलेगा, हम करेंगे मेहनत तो हमें भी मिलेगा, संघ करेगा तो उन्हें भी मिलेगा, तो आई डोंट ग्रज। लेकिन मतलब तो यही हुआ कि आपने कम मेहनत की। आपने मेहनत कम की, इसमें कोई शक की बात नहीं। तो आप समझ लीजिए कि हमारा ऊपर जाना शुरू हुआ है और इनका नीचे गिरना शुरू हुआ है। अब चुनाव आयोग कितना निर्भीक बनता है। एक तो गांधी जी के 3 बंदर होते थे, अब एक मोदी जी के 3 बंदर दिखते हैं आपको। अब ये तो कमाल का एक देश हो गया है साहब। प्रधानमंत्री देखो तो छुई मुई, चुनाव आयोग देखो तो छुई मुई, हमारे खिलाफ मत बोलना। क्यों नहीं बोले? कौन हो आप? जो फ्रेम में अकेला रहना चाहता है, कैमरा के फ्रेम में, वो किसी और को बर्दाश्त नहीं करता। आपको लगता है कि वो नायडू और नीतीश जी के साथ सत्ता बांटेगा? जब आरएसएस के लोग, समर्थक, स्वयं सेवक बोलने लग जाएं कि साहब इस बार हम लोग बाहर नहीं निकले, आप समझ जाओ वो एग्जिट पोल है। बिल्कुल, कि वो हार रहे हैं इसलिए अपने आप को दूर कर रहे हैं। जब हम सत्ता में होते हैं काडर बड़ा सक्रिय होता है, जब सत्ता से बाहर होते हैं तो काडर अपने अपने कामों पे लग जाता है। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं पवन खेड़ा जी। मैं कोई परिचय नहीं देने जा रहा हूं, कम से कम इस देश में पवन जी को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस का पिछले चुनाव में जो प्रदर्शन रहा, पिछले क्या अभी के चुनाव में जो प्रदर्शन कहें, 2014 और 2019 से तुलना करने पर वो एक लीप फॉरवर्ड लगता है, लेकिन अभी भी बहुमत से बहुत पीछे है, काफ़ी पीछे है। 100 सीटें, 101 सीटें अब हम मान सकते हैं जो बाद में समर्थन आए हैं। लेकिन जिस तरह के माहौल में ये चुनाव हुआ, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, जिस तरह का दमन था, उसमें ये एक बड़ी संख्या मानी गई और सबने लगभग इसको सेलिब्रेट किया। लेकिन इसके आगे का रास्ता क्या है? सरकार बन चुकी है, नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह फिर से गृह मंत्री हैं, इस बीच में आरएसएस के बयान आए हैं और भी बहुत सारी अटकलबाजियां लग रही हैं। तो पवन जी से हम सारी डिटेल जानने की कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस आगे के लिए क्या सोच रही है, इस चुनाव में क्या सोच के गई थी, गठबंधन कितना चलता रहेगा, गठबंधन के साथ आगे क्या होना है, इन सारी बातों पर हम कोशिश करेंगे कि पवन जी से बात करें। पवन जी, बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद अशोक जी। तो ये जो यात्रा थी, मतलब 2014 और 19 में आप एक ऐसी सरकार के सामने थे जिसने प्रतिपक्ष के नेता का पद भी आपको नहीं दिया क्योंकि सीटें वहां तक नहीं पहुंच पाई थी। एंड फेयर एनफ, ठीक है, उनके पास ग्राउंड था इसके लिए कि ना दें। हालांकि दिल बड़ा होता तो ऐसी बड़ी बुरी बात नहीं होती। इस बार आप बिल्कुल क्लेम कर सकते हैं 99 सीटें प्योर आप जीत के ले आए। सांगली की सीट आपकी थी, पप्पू यादव की सीट आपकी थी, तो उसको 101 कहने में कहीं से कोई समस्या है नहीं, क्योंकि दोनों लोग, ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से आके समर्थन दे रहे हैं। एक तो आपके परिवार का हिस्सा है कई पीढ़ियों से, और दूसरे अपनी पूरी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर चुके थे। वो तकनीकी तौर पे नहीं हो पाया तो हो पाया। इस यात्रा को मैं चाहूँगा कि आप कैसे देखते हैं, क्योंकि इस यात्रा में आप लोगों ने बेहद भूमिका सोशल मीडिया के थ्रू निभाई है, मीडिया के थ्रू निभाई है। 2019 और 14 में हम लोग ही कहते थे कि मीडिया आपका बहुत पीछे रह जाता था, आपके प्रवक्ता बहुत शांत होकर चले आते थे। इस बार हमने अग्रेशन देखा, इस बार हमने बहुत, बल्कि मैं उसको अग्रेशन से ज़्यादा कहूँगा रचनात्मक तरीके से जिस तरह से काम किया था। सोशल मीडिया पर जो आप लोगों ने एड्स निकाले, अद्भुत थे वो। मतलब सोशल मीडिया पर तो कम से कम आपने भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ा, ये है। तो इस पूरी यात्रा पर सवाल बाद में पूछ लेंगे, पहले आपकी एक टिप्पणी मैं चाहता हूँ। देखिए, यात्रा, हम सब कह दें कि साहब टीवी पे हमने लड़ाई लड़ी, सोशल मीडिया पे हमने लड़ाई लड़ी, वो सब हुआ, तो हम 14 के बाद से लड़ ही रहे हैं। लेकिन इस पूरी यात्रा में यात्रा शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। एक ऐसा व्यक्ति है जिसने पसीना बहाया, 4000 किलोमीटर चलना, घुटने का दर्द है, फिर भी वो चलता गया, हर मौसम को झेलता हुआ चलता गया। उस यात्रा का बहुत बड़ा प्रभाव मुझे लगता है हमारी सबकी यात्रा को जो बूस्ट मिला, वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से मिलना शुरू हुआ और लोगों को भी समझ में आया कि ये व्यक्ति इस देश को जोड़ने की बात कर रहा है। अचानक कोई मोहब्बत की बात करने वाला आ गया और ऐसे मुद्दे उठा रहा है जो हमारी ज़िंदगी से जुड़े हुए मुद्दे हैं, तो जाहिर सी बात है लोगों ने सुनना शुरू किया। नहीं तो हम लोग तो चिल्ला रहे थे। मैं खुद उस यात्रा में था और 1.5 किलोमीटर में चला था उनके साथ, और वह आसान यात्रा कतई नहीं थी। जो स्पीड थी और जिस तरह से, मतलब मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में था जहां से आप बिल्कुल साफ हो चुके थे, ये कहने में क्यों शर्माया जाए। और वहां जिस तरह की भीड़, जिस तरह का उत्साह राहुल गांधी को लेकर था, वहां से निकलने के बाद ही हम लोगों ने कहा था कि इलेक्ट्रीफाइंग इफेक्ट इसका होने वाला है, और हुआ, बिल्कुल हुआ। उसका प्रभाव पड़ा और उसका प्रभाव हमारे काडर पे भी बहुत पड़ा, हमारे वर्कर्स पे बहुत पड़ा, हम सब पे बहुत पड़ा। क्योंकि
आप समझ सकते हैं 10 साल से टीवी पे चिल्ला चिल्ला के बोलना, मन में भी एक थोड़ा टूट जाता है आदमी की, ये चिल्लाने का लाभ क्या है, कुछ हो तो रहा नहीं है। वो बूस्ट जो राहुल गांधी की यात्रा से हम सबको मिला, पूरी पार्टी को मिला, हमारे सपोर्टर्स को मिला। ऐसे कई लोग हैं जो हमें वोट देना चाहते हैं लेकिन वो भी हताश हो गए कि यार एक वोट तो इनको दे देते हैं, होता कुछ नहीं है। उन सबके मन में भी एक उत्साह आया कि नहीं, अब कुछ बदला है, और वो उसका प्रभाव आपको, उसका नतीजा आपको इस चुनाव में दिखा। फिर 101 तक ही क्यों रह गए? देखिए, आप सोचिए कि 2 से 303 पे आने में भारतीय जनता पार्टी को कितना समय लगा। जो नीचे से ऊपर उठता है उसको वहां तक पहुंचने में समय लगता है, वहां से गिरने में ज्यादा समय नहीं लगता। भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे गिर रही है, उसको थोड़ा समय इसलिए लग रहा है कि संसाधन बहुत ज्यादा, कंट्रोल जो है सारे संवैधानिक संस्थाओं पे वो बहुत जबरदस्त। इसके बावजूद ये 240 पे अटक गए, तो आप समझ लीजिए कि हमारा ऊपर जाना शुरू हुआ है और इनका नीचे गिरना शुरू हुआ है। राजू पारुलेकर से अभी 2-3 दिन पहले मैं यहीं पर, जहां था, आप हैं, हम बात कर रहे थे, और राजू एक बात को लेकर बहुत मुतमईन थे कि इस चुनाव में जो 240 की संख्या दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी को, दैट इज़ नॉट रियल। उनका मानना था, और लगातार अखिलेश जी भी कह रहे हैं, आप लोग भी ये बात कह रहे हैं कि जिस तरह से लाइट्स ऑफ हुई, मतलब बम्बई वाला केस तो एकदम क्लासिक केस है कि लाइट ऑफ हुई और उसके बाद अचानक से उसको हरा दिया गया जिसको सर्टिफिकेट लेना था थोड़ी देर में, और उसके बाद अब तैयार नहीं है ऑफिसर इस बात के लिए कि FIR हो या फिर CCTV उसको दिखाया जाए। तो ये सारा कुछ जो हुआ, राजू का मानना है कि बीजेपी शायद 150 और 160 के बीच सीटों में थी। पर ऐसी रिपोर्ट्स आई। मैं आपको एक उदाहरण वाराणसी का दूं। जी, उस सीट पर क्या हुआ, आप 3-4 राउंड्स पे पीछे चल रहे हैं, अचानक खबरें आनी बंद। क्यों? क्योंकि स्लो कर दिया गया मतदान। क्यों स्लो किया गया? ये सब सवाल तो हैं। जी, अब चुनाव आयोग कितना निर्भीक बनता है। एक तो गांधी जी के 3 बंदर होते थे, अब एक मोदी जी के 3 बंदर दिखते हैं आपको। अब वो कितने निर्भीक बनते हैं। अब ये तो कमाल का एक देश हो गया ऐसा। प्रधानमंत्री देखो तो छुई मुई, चुनाव आयोग देखो तो छुई मुई, हमारे खिलाफ मत बोलना। क्यों नहीं बोले? कौन हो आप? हम आपसे नहीं हैं, आप हमसे हैं, समाज से हैं, इस देश से हैं। तो ये इन लोगों के मन में ऐसी वाहियात शेरो शायरी कभी सुनी आपने जो चुनाव आयोग के मुंह से? मैंने तो अलग से लिखा था कि बाकी सब ठीक है, लेकिन शेर बहुत घटिया है। बिल्कुल, मैं तो सोच रहा हूं कि चुनाव आयोग राजीव जी से समय मांगूं, एक संविधान की कॉपी उनको दूं, और एक अच्छी शेरो शायरी की किताब भी मुझे बताइए जो उनको जाकर दूं। अच्छी तो पढ़िए कम से कम। जी। अच्छा, आगे का क्या प्लान है? ये बाकी सवालों पे आने से पहले मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने ये सारा कुछ बदलने वाला नहीं है। मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री हैं, शाह साहब फिर से गृह मंत्री हैं, और नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू ने फिलहाल समर्थन दे दिया है। हालांकि आपके पार्टी अध्यक्ष का बयान में अभी देख रहा था कि उन्होंने कहा कि ये सरकार बहुत दिनों तक चलेगी नहीं, कभी भी गिर सकती है। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि दोनों लोगों ने समर्पण कर दिया है। स्पीकर के पद को लेकर भी JDU का कल आ गया कि जो सत्ता में पार्टी होती है उसका ही स्पीकर होता है, तो बहुत संभव है कि उनका स्पीकर भी हो जाए। तो हालात तो सब वैसे ही रहेंगे। देखिए साहब, मैं आपकी बात से सहमत हो जाता अगर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी होते। ठीक है, वो सबको साथ लेने की एक क्षमता उनमें थी। इस व्यक्ति में अपनी पार्टी गडकरी जी को साथ लेकर चलने की क्षमता नहीं है। ये व्यक्ति कहां से आपको लगता है कि 2 गठबंधन के साथियों को साथ लेकर चल पाएगा? देखते जाइए। जो फ्रेम में अकेला रहना चाहता है, कैमरा के फ्रेम में, वो किसी और को बर्दाश्त नहीं करता। आपको लगता है कि वो नायडू और नीतीश जी के साथ सत्ता बांटेगा? नहीं बांटेगा। लेकिन फिलहाल तो बट गई है, फिलहाल तो है, अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिए। तो लेकिन ये भी बड़ा मजेदार है कि नीतीश नायडू चुप हैं, RSS बोल रहा है। आप लोग कैसे देखते हैं? क्योंकि RSS से मतलब आप लोगों का भी राबिता आज का नहीं है, 1947 और उससे पहले का है, गांधी हत्या से लेके अभी तक का बहुत कुछ है। तो RSS के इस बोलने को आप लोग एज अ पार्टी कैसे देख रहे हैं? हम लोग तो एज एन इंडिविजुअल देख रहे हैं। 10 साल हम और आप बोलते आए, आप एज अ पत्रकार बोलते आए, हम एज विपक्ष बोलते आए। RSS की कहीं आपने कुछ सुना कि 750 किसान मर गए, RSS कुछ बोली हो? आपको दत्तोपंत ठेंगड़ी का समय याद होगा जब रामलीला मैदान में अटल जी के खिलाफ उन्होंने धरना दिया था, वो भी RSS थी। हालांकि तब भी हम RSS पे भरोसा नहीं कर सकते थे, ना करते थे और ना करेंगे। लेकिन 10 साल 750 किसान देश की राजधानी के बाहर जान गंवा रहे हों, RSS चुप थी, समर्थन दे रही थी प्रधानमंत्री को। चुप क्या थी? बिल्कुल उनके साथ खड़ी थी।
और ये भी ग्राउंड से हम लोग ये भी जानते हैं कि ये बकवास है कि आरएसएस ने इस चुनाव में बीजेपी की मदद नहीं की। आरएसएस ने वैसे ही मदद की जैसे हमेशा करती बिल्कुल रही है। बिल्कुल, ये सब कहने की बात है। जब आरएसएस के लोग, समर्थक और स्वयंसेवक बोलने लग जाएं कि साहब इस बार हम लोग बाहर नहीं निकले, आप समझ जाओ वो एग्जिट पोल है, बिल्कुल कि वो हार रहे हैं इसलिए अपने आप को दूर कर रहे हैं। सब निकले थे, पूरी मदद की थी, मदद से लाभ नहीं हुआ वो अलग बात है। लेकिन मणिपुर पे आप चुप रहे, किसानों पे आप चुप रहे, कठुआ पे आप चुप रहे, बिल्किस बानो पे आप चुप रहे, कन्हैयालाल टेलर के जो हत्यारे भाजपा के निकले, ऑफिस बेरर्स निकले, उस पे आप चुप रहे। तो जब आप बोले ही नहीं 10 साल, जब आपकी जरूरत थी बोलने की, अब आप बोलते रहिए। कौन सुन रहा है आपको? हम तो नहीं सुनेंगे। मोदी नहीं सुनता आपकी, तो हम क्यों सुने? ये भी ठीक है। मध्य प्रदेश के बारे में करूंगा क्योंकि मध्य प्रदेश से मेरा अपना रिश्ता रहा है, मोदी जी वाला रिश्ता नहीं रहा है। मैंने वहाँ नौकरी की है, चंबल का पानी पिया है और वहाँ गुना की रोटी खाई है। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस ऐसे कैसे साफ हो गई? अभी थोड़े दिन पहले पिछले विधानसभा चुनाव में आप लोगों ने सरकार बनाई थी, वो सरकार गिराई गई। उसके बाद विधानसभा हारे, विधानसभा में बिल्कुल लग रहा था, सारे एग्जिट पोल कह रहे थे आप जीत रहे हैं। उसके बाद विधानसभा हारे, उसके बाद पार्टी में जो भगदड़ शुरू हुई, इतने सारे लोग गए और लोकसभा में 0 पर आ जाना, दिग्विजय सिंह जैसे नेता का हार जाना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आदिवासी इलाकों से लेकर और दिग्विजय सिंह जी साहब का जो राजगढ़ है, ये सारे इलाकों को देखें आप, एक लैबोरेटरी है, प्रयोगशाला है आरएसएस की मध्य प्रदेश। किसी और राज्य को अगर आप सामने रखें, गुजरात हो, उड़ीसा हो, पूरा जो दंडकारण्य बेल्ट, पूरी आप आदिवासी इलाकों में, सबसे ज्यादा सक्रिय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज से नहीं कई दशकों से मध्य प्रदेश में अपना काम कर रहा है और उसका प्रभाव दिख रहा है। देखिए, मेहनत का नतीजा मिलेगा, हम करेंगे मेहनत तो हमें भी मिलेगा, संघ करेगा तो उन्हें भी मिलेगा। तो आई डोंट ग्रज, लेकिन मतलब तो यही हुआ कि आपने कम मेहनत की। आपने मेहनत कम की, इसमें कोई शक की बात नहीं। हम लोग अब हमें ये समझ लेना चाहिए कि जो विपक्ष में रहकर काम करना है वो कैसा करना चाहिए। राहुल गांधी को देख लो, समझ में आ जाएगा कि विपक्ष में अगर हो तो ऐसे काम करना है, तब आपको कोई हरा नहीं सकता, अगला चुनाव आप जीतेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में हमारे कई नेताओं को मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि नहीं, अभी वो अपने आप को सत्तारूढ़ दल मान रहे हैं, विपक्ष में मान ही नहीं रहे अपने आप। वो हवा के घोड़े से उतरना। सिंधिया के जाने का कितना असर है? मुझे नहीं लगता कि किसी एक व्यक्ति के आने जाने से कोई ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। लेकिन ऐसे कई राज्य हैं, महाराष्ट्र का उदाहरण दूं, अशोक चव्हाण जी चले गए छोड़कर, क्या हुआ नांदेड़ में? बेहद वरिष्ठ नेता, हम जीते, चीफ मिनिस्टर रहे आपके। चीफ मिनिस्टर रहे और लोग आके हमें कहते थे साहब वो नांदेड़ सीट तो गई, उसके आसपास की सीटों पर भी प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ा? हम तो जीत कर आए। तो इसलिए किसी के जाने, एक व्यक्ति के जाने से बहुत प्रभाव पड़ जाता है, ये मैं नहीं मानता। हम अगर सक्रिय हैं, मेहनत कर रहे हैं, ग्राउंड पर हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आती। मध्य प्रदेश में ये कमी दिखती है। हिमाचल, उत्तराखंड, क्योंकि हिमाचल में भी आपने सरकार बनाई थी, उसके बाद पहले खरीद फरोख्त की कोशिश हुई और उसके बाद सरकार तो आपकी बच गई, विधायक जीत के आ गए, लेकिन लोकसभा में लोगों ने आपको नहीं चुना। बिल्कुल, इसका भी विश्लेषण कर रहे हैं हम लोग कि ऐसा क्या कारण है। कैंडिडेट सिलेक्शन अच्छा था। अब जैसे आप कांगड़ा सीट ले लीजिए, आनंद शर्मा जी इतने वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, तो नाम ऐसा वजनदार नाम दिया था, इसमें कोई शक की बात नहीं। नाम सब जगह हमने चारों सीटों पे अच्छे वजनदार लोग दिए। क्या संगठन में कोई कमी रही, क्या प्रचार में कोई कमी रही? तो ये तमाम पहलुओं पर ज़रूर चर्चा हम लोग कर रहे हैं, रिपोर्ट भी बन रही है, फिर उस पर कारणों पे भी जाएंगे और क्या उसका निवारण हो सकता है उस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। एक और बात जो मैं हमेशा ही लगती है, आप देखिए कि सोशल मीडिया की लड़ाई हो, आपने वो सवाल टाल दिया, आप श्रेय नहीं लेना चाहते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन सोशल मीडिया की लड़ाई का भी अपना महत्व होता है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले सोशल मीडिया पे जीत लड़ी थी। सोशल मीडिया पे बड़ी संख्या में ऐसे, और सोशल मीडिया में नहीं, ज़मीन पे भी बड़ी संख्या में ऐसे बुद्धिजीवी, लेखक और आम लोग हैं जो लगातार आपके पक्ष में भी नहीं कहूँगा, लोकतंत्र के पक्ष में लगातार संघर्ष करते रहे और उनके ऊपर खतरे भी आते हैं। दिल्ली में जो है उनका तो पता चल जाता है, जो छोटी जगहों पे है उनका पता भी नहीं चलता है। ऐसे लोगों को साथ लेने के लिए कोई, क्योंकि राहुल गांधी की जिस यात्रा की आप बात कर रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा उन्होंने अगर किसी चीज़ पर जोर दिया था तो सिविल सोसाइटी के लोगों से मिलने पे जोर दिया था। सिनेमा के स्टार हों, खिलाड़ी हों, सबसे मिले थे, लेखक हों, सबसे मिले थे। उनका कोई संगठनात्मक रूप देने के बारे में कभी आपने सोचा है? अशोक जी, शुरू से हम कहते आए हैं कि हमारी पार्टी काडर बेस्ड पार्टी नहीं है। ये इश्यूज़ पे हम लोग सब इकट्ठे होते हैं, इशू खत्म हो जाता है तो कुछ लोग बिखर जाते हैं, कुछ संगठन का हिस्सा बन जाते हैं। आज़ादी का आंदोलन एक बहुत बड़ा मुद्दा लेकर हम चले, उसमें
जिस सिविल सोसाइटी की आज आप बात कर रहे हो, तब भी उन्हीं ने ताकत दी कांग्रेस पार्टी को। कुछ लोग कांग्रेस का मेन स्ट्रीम में हिस्सा बन गए, कुछ फिर अपने अपने कामों पे लग गए। जो वकील थे वकालत कर रहे थे, जो उद्योगपति थे वो उद्योगों में चले गए वापस। लेकिन एक नदी की तरह कांग्रेस बहती गई और लेकिन नदियां यहाँ शामिल पे हो एक सेकंड रोकूंगा आपको। हमेशा ये बात मैं सुनता हूँ कि कार्डर बेस्ड पार्टी नहीं थी, लेकिन मेरा अपना जितना मैं कांग्रेस का इतिहास जानता हूँ और पढ़ता हूँ, उससे मेरे समझ में आता है कि एक कार्डर हमेशा रहा है। जैसे सेवा दल था, या आज़ादी के पहले जो रचनात्मक कामों के लिए गांधी कहते थे, तो एक कार्डर था वो। ऐसा नहीं कि कार्डर बेस्ड पार्टी नहीं थी, बल्कि मैं ये कहूँगा कि उस तरह के कट्टर कार्डर नहीं हुआ करते थे जिस तरह का आरएसएस तैयार करता है। वो गुरु शिष्य परंपरा वाले कार्डर नहीं हुआ करते थे, लेकिन कार्डर तो थे। नहीं, चुनाव का काडर, ये आप तब की बात कर रहे हैं जब आजादी का आंदोलन चल रहा था। सेवा दल तो बात तक था। नहीं, उसके बाद आप चुनाव के काडर की बात करिए, तो चुनाव का काडर तो आज भी है हमारा, तब भी था जब पहला चुनाव हुआ 52 से लेकर आज तक। चुनाव में हर बूथ पे काडर तो होता ही है, वो अलग बात है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का संदेश, प्रातः फेरी, सुबह की वो प्रभात फेरी लेकर लगाना, वो सब अब परंपरा हमारे यहाँ रही नहीं। हमारी बात समाज से निकल कर आती है और फिर से समाज में कैसे जाती है कि कांग्रेस पार्टी का ये स्टैंड है किसानों के मुद्दे पर, सिविल सोसाइटी ही ले जाती है। हमारा काडर इतना सक्षम भी नहीं और इस तरह का काडर है भी नहीं कि रोज ये काम करे, होना चाहिए है नहीं। तो हमेशा हमें सपोर्ट सिविल सोसाइटी का मिला है, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था। आज़ादी से पहले भी, आज़ादी के बाद भी। एक चीज़ ज़रूर मैंने इस पार्टी में देखी, बहुत नज़दीकी से पिछले 3-4 दशकों से देख रहा हूँ कांग्रेस पार्टी को, तो जब हम सत्ता में होते हैं काडर बड़ा सक्रिय होता है, जब सत्ता से बाहर होते हैं तो काडर अपने अपने कामों पे लग जाता है। कुछ हम जैसे होते हैं जो चलते रहते हैं, सत्ता में हो या नहीं हो। उस पे भी हमें कुछ फोकस करना चाहिए, कुछ विचार करना चाहिए। जैसा आपने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया रचनात्मक कार्यों का, जो गांधी जी के वक्त होता था, मुझे लगता है उसको रिवाइव करने की आवश्यकता है। दिल्ली के बारे में बात करें, आप नहीं करना चाहते हैं, आपसे निजी बातचीत में भी आप दिल्ली पे टाल जाते हैं। 15 साल से जीरो। 15 साल पहले शीला दीक्षित का शानदार शासन, आप तो उसके हिस्सा रहे हैं। और मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं है, तब मैं दिल्ली का निवासी नहीं था, लेकिन आता जाता रहता था। लेकिन उस आने जाने में दिल्ली को मैंने शीला जी के समय में बदलते हुए देखा है, और ऑर्गेनिक तरीके से बदलते हुए देखा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ दिखावा और कुछ दिनों में ख़त्म हो जाए। फ्लाईओवर्स का बनना हो, मेट्रो का चलना हो, शहर में इवन ग्रीन जिस तरह से शहर हुआ, पेड़ों को लगाने का और सारा कुछ, मतलब एक सपने के साथ 15 साल में वो शहर बना। 15 साल बाद चलिए सत्ता गई, कोई बड़ी बात नहीं है, जाती है, लेकिन उसके बाद लगातार जीरो। नहीं, ये बात, इसकी चिंता है। मुझ जैसे कई लोग हैं पार्टी के भीतर, शहर के भीतर, आप जैसे कई लोग हैं जो इस बात को देखकर हैरान भी हैं कि 15 साल सत्ता में रहे, अब ऐसी क्या स्थिति आ गई। कारण क्या है? नेतृत्व है, ऐसा नहीं कि नेतृत्व की कोई कमी है। इस पार्टी में अच्छे अच्छे नेता, इस शहर में बहुत अच्छे नेता अभी भी हैं इस पार्टी में। मुझे लगता है कि जो वोट हमारा गया, उसको फिर से आकर्षित करने की कुछ पहल हमें उठानी चाहिए, कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। तब नेतृत्व भी है, हर विधानसभा क्षेत्र में अच्छे कैंडिडेट हैं हमारे पास, 70 के 70 में है, इसमें कोई शक की बात निश्चित रूप से। लेकिन एक ऐसा चुंबकीय आकर्षण वाला व्यक्तित्व चाहिए जो वोट को वापस ला सके। अगर राहुल गांधी की न्याय की अगर हम बात दिल्ली के कोने कोने तक ले जा सकेंगे तो वो भी मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी होने के साथ साथ देश भर में जो अन्याय है उसका सबसे बड़ा प्रतिबिंब दिल्ली है। बिल्कुल, आप यहीं से बाहर चले जाएं, दिल्ली में क्या अन्याय है, सामाजिक अन्याय, आर्थिक अन्याय आपको दिखेगा। तो मुझे लगता है हमें थोड़ा सा अपने आप को रिकैलिब्रेट करके दिल्ली में फिर कोई मुश्किल नहीं होगा अपना वोट वापस लाना। आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं। संसद शुरू हो रही है, आप उसका हिस्सा नहीं हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं कि जल्दी से जल्दी आप उसका हिस्सा बने। इस बार कांग्रेस के पास 101 अपने हैं, 37 समाजवादी पार्टी के पास हैं, और मैं जिस तरह से यूपी का इलेक्शन मैंने देखा है, चूंकि मैं वहीं का रहने वाला हूं, तो जितना ज़बरदस्त गठबंधन इस बार यूपी में था, वोट ट्रांसफ़र से लेके साथ काम करने वाला, मुझे नहीं लगता कि इसके पहले कोई गठबंधन यूपी में बना है। महाराष्ट्र वगैरह का मैं उतना नहीं जानता हूँ। तो 37 उनके हैं, 101 आपके हैं। डीएमके के पास अच्छी खासी संख्या है। घायल शेरनी लौट आई हैं, महुआ मोइत्रा, मैं उनको हमेशा घायल शेरनी कहता था उसके बाद से, और कहीं ना कहीं घायल शेर भी हैं राहुल गांधी। जिस तरह से पिछली बार उनको अपमानित करने की कोशिश की गई है, एलओपी बनाने की उनको बात हो रही है, अभी निर्णय क्या हुआ ये आप बता पाएंगे। इस बार संसद में आपके पास ताकत है और बोलने के लिए निश्चित रूप से समय देना पड़ेगा, क्योंकि संख्या भी है आपके पास।
संसद को लेकर, संसद के भीतर जो अपनी एक्टिविटीज हैं, संसद के भीतर जो मुद्दे आप लोग लेकर जा रहे हैं, वो कौन से होंगे? संसद के भीतर वो तमाम मुद्दे जो हम टीवी के स्टूडियोज़ पे उठाते हैं, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से उठाते हैं, जो रोज़ आप लोग उठा रहे हैं, समाज के जो प्रबुद्ध वर्ग है, आप जैसे लोग, बुद्धिजीवी वर्ग उठा रहे हैं, ये तमाम मुद्दे संसद के भीतर भी गूंजेंगे। जब हमारे पास 50 सांसद थे तब भी गूंजते थे, अब तो और बुलंद आवाज़ में गूंजेंगे। और मुझे नहीं लगता कि अब नरेंद्र मोदी या अमित शाह या इनका पूरा जो टोली है ये हमारी आवाज़ बंद कर पाएंगे। मुझे नहीं लगता इसमें ये सफल होंगे, इसमें कोई मुझे संशय नहीं है। लेकिन कौन से मुद्दे होंगे, इसको लेकर डिस्कस कुछ हुआ है? कौन से बिल्कुल, मुद्दे हमारी जो संसदीय जो जी अभी पार्लियामेंट्री वो पूरा मुद्दों की लिस्ट बनती है, वो चर्चा करते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा आप देखिए, नीट कितना बड़ा मुद्दा, 24 लाख बच्चों का भविष्य उसमें अधर में लटका हुआ है। ना केवल उनका भविष्य, इस देश की स्वास्थ्य सेवाओं पर जो उसका प्रभाव पड़ता है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। अग्निवीर बहुत ही बड़ा मुद्दा अग्निवीर को लेकर बल्कि थोड़ी सी मैं बात करूंगा। मैं ये एक अलग से सवाल ले लेता हूं कि अग्निवीर को राहुल गांधी ने पहले दिन से पूरी ताकत के साथ उठाया, हर जगह लेके गए, बात की। हिमाचल जैसे स्टेट में जहां से सबसे ज़्यादा सैनिक भर्ती होते हैं, पंजाब में तो खैर आप लोगों का अच्छा प्रदर्शन रहा, राजस्थान में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा, लेकिन अग्निवीर एक ऐसी स्कीम है जिसको लेकर आप लोगों ने शुरू किया, अब जेडीयू बात कर रहा है और बात ये आ रही है कि शायद 4 साल को बढ़ा के 8 साल कर दें या इस तरह का कुछ। इसको कितना आप लोग कहाँ तक परसू करेंगे? हम लोग राजस्थान में जिन इलाकों में हमारी विधानसभा चुनाव में भी जो प्रभाव उसका देखने को मिला वो अग्निवीर स्कीम का मिला, जहाँ से हमें सीटें आई शेखावटी वाली बेल्ट से, वो अग्निवीर का सीधा सीधा लिंक था उसमें। ठीक वैसे ही आप ठीक बोल रहे हैं, पंजाब, हरियाणा, इन सब राज्यों में अग्निवीर का प्रभाव देखने को मिला। क्यों हिमाचल में नहीं मिला या उत्तराखंड में नहीं मिला, ये अच्छा एक चर्चा का विषय है, इस पर करनी चाहिए, हमें भी सोचना चाहिए क्यों नहीं मिला। लेकिन ये मुद्दा है, क्योंकि हिमाचल में नहीं जीते इसका मतलब नहीं कि ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा बहुत गंभीर है। और आप नौजवानों से आप भी बहुत मुद्दा तो वो यूपी और बिहार में भी है, वहाँ भी है, महाराष्ट्र तक में उसका असर हमने देखा। तो ये इस मुद्दे को लेकर अब बाकी दलों को भी, जो इंडिया अलायंस के बाहर के दल हैं, उनको भी समझ में आ रहा है कि इस मुद्दे को नहीं छोड़ना है, इसको बदलना पड़ेगा। और मुझे लगता है सरकार को झुकना चाहिए और झुकना पड़ेगा। अगले 6 महीनों में विधानसभा चुनाव हैं कई सारे, हरियाणा में चुनाव है, दिल्ली में भी चुनाव होगा, बाकी जगहों पे है, तो ये गठबंधन जारी रहेगा? क्योंकि दिल्ली में तो आपके बयान आने शुरू हो गए कि दिल्ली में देखिए, ये इंडिया अलायंस तो लोकसभा के लिए था, अब जो अन्य राज्यों में लेकिन 2 जगहों में जैसे यूपी से बयान यह है कि ये विधानसभा में भी तो बना रहेगा, स्टेट वाइज देखा जाएगा किस स्टेट। अब जैसे पंजाब हो गया, पंजाब में तो संभव ही नहीं था, हम प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी, हमें पंजाब की जनता ने काम दिया कि साहब आपको सवाल पूछने हैं सरकार से, आप विपक्ष में हो। विपक्ष का मतलब थोड़ी कि जाके मूंगफली बेचनी है, हमें सवाल पूछना है ना। बिल्कुल। तो वो काम हम बंद कर दें और सत्तारूढ़ दल से हाथ मिला दें तो वो संभव नहीं है, तो पंजाब में हो नहीं सकता। दिल्ली में तय किया हमारे यहाँ के नेतृत्व ने भी कि विधानसभा में नहीं होना चाहिए, तो वैसा ही चलेगा। अलग अलग राज्यों की स्थिति, महाराष्ट्र में बिल्कुल चलेगा, अभी तक जो चल रहा है एमबीए बहुत अच्छा चल रहा है और आगे भी चलेगा। झारखंड से भी बयान आया, झारखंड की कल्पना सोरेन कल मेरे ख्याल से मिली हैं राहुल जी से और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो अलग अलग राज्य की दिल्ली कुल मिला जुला के शेडी है, सब मिला शेडी नहीं है दिल्ली में। हमें पूरा विश्वास है कि हमें अलग लड़ना चाहिए, ये नतीजे भी दिखाते हैं। क्योंकि कोई फायदा नहीं हुआ, पिछली बार आप ज्यादा सीटों पे सेकंड नंबर पे थे, उसके बावजूद आपने कम सीटें ली, 4 सीटें ली और 3 सीटें ली, 3 सीट और तीनों पे आपको हारना पड़ा। तो बातें तो घंटों की जा सकती हैं, बड़ा देश, बड़े मुद्दे, लेकिन हमने कोशिश की कि कुछ जरूरी मुद्दों पे पवन खेड़ा जी के माध्यम से कांग्रेस का पक्ष लिया जाए। और एक बड़ी बात मेरे लिए जरूरी ये है कि इस समय जो देश का विपक्ष है वो सिर्फ पॉलिटिकल विपक्ष नहीं है, एक आइडियोलॉजिकल वार। राहुल गांधी भी इस बात को कहते रहते हैं, बाकी नेता भी, अखिलेश जी ने भी कहा, लगभग सभी ने कहा कि एक आइडियोलॉजिकल वार का ये समय है। और इसीलिए शायद हमारे जैसे लोगों का पॉलिटिक्स में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट लेना या हस्तक्षेप करने की कोशिश करना, ये इसको सहज रूप में लिया जाना चाहिए, इसको किसी और रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, आगे भी हम इस तरह की लगातार बात करते रहेंगे। पवन जी बहुत शुक्रिया। धन्यवाद अशोक जी, बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। थैंक यू।